हेलो हाय गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा सीटेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। जो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो किसका समर्थन नहीं करती है। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से छांटना है। तो पहला ऑप्शन है कि बच्चे कम गलतियाँ करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। ये तो पर्यावरण अध्ययन के जो पर्यावरण के अध्ययन के लिए जो ये है कि हाँ बच्चे जो है स्वयं करके सीखें या उन्हें सीखने का स्वयं करके सीखने का अवसर मिले, ये सामूहिक रूप से सीखें, प्रश्न पूछें, ये तो कहा गया है उसमें। लेकिन जो हमारा पहला ऑप्शन है बच्चे कम गलतियां करें, तो इसमें कहा गया है एनसीईआरटी में एनसीएफ 2005 में कि बच्चे जो होते हैं गलतियों के माध्यम से ही सीखते हैं। कोई भी बच्चा है जो अगर वो जब कुछ करेगा, गलतियां करेगा तभी तो सीखेगा। जब कुछ करने की कोशिश ही नहीं करेगा तो सीखेगा क्या। जाहिर सी बात है, आप कोई भी काम शुरू शुरू में कर रहे हैं, आपको नहीं पता कैसे करना, अपने तरीके से कर रहे हैं तो कभी गलत होगा कभी सही होगा। तो बच्चे जो होता है वो गलतियों के माध्यम से ही सीखता है। ठीक। तो जो फिर पहला ऑप्शन हमारा ये हो गया बच्चे कम गलतियां करें। दूसरा ऑप्शन हो गया कि बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। ये तो हमारा सही है, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। आगे देखते हैं, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। ये भी सही है। तो जो पर्यावरण अध्ययन है ये किसका समर्थन नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि बच्चे जो होते हैं किसकी गलतियों के माध्यम से सीखते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं कि हाँ बच्चे जो हैं कम गलतियां करें या आपको केवल 5 गलती करना है या 2 गलती कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई टैग नहीं है। बच्चा जो होता है अपनी गलतियों के माध्यम से सीखता है। जब भी कोई चीज़ वो शुरू करेगा करना या सीखना, तो जाहिर सी बात है सबसे गलती होती है तो बच्चा भी करेगा, और जितनी गलतियां करेगा उतना ही ज़्यादा सीखेगा। मान लीजिए कोई एक सवाल है, ठीक, उसने एक तरीके से लगाया गलत है, तो जो तरीका उसने लगाया भले ही गलत है लेकिन उसके बारे में भी तो कुछ थोड़ा बहुत तो जाना होगा कि हाँ हम इस तरीके से भी सवाल लगा सकते हैं। भले ही जो सवाल लगा रहा था नहीं लगा, दूसरा तो लग सकता है ना। उसी प्रकार अगर बच्चा जो होता है जितनी गलतियाँ करेगा, जितनी ज़्यादा गलतियाँ करेगा उतना ही ज़्यादा सीखता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। पहला ऑप्शन है समूहों में पत्तियों का संग्रह करना। दूसरा ऑप्शन है पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन है कि अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। कहा गया है इसमें नहीं वाले क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, जो नहीं शब्द आ रहा है, क्योंकि हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में नहीं वाला शब्द छोड़ देते हैं, तो इससे जो होते हैं हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आपको नहीं पर ध्यान रखना है। जिसमें पूछा गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल हो। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, बच्चों के परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। तो ये जो हमारे ऑप्शंस हैं, जो बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, ये भी इस पर प्रोत्साहन देना चाहिए कि बच्चा स्वयं कार्य को करे और ज़्यादा से ज़्यादा करे। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, ये नहीं कि हाँ 2-4 मिनट कर लिया फिर निकल लिया, ऐसा नहीं। बच्चों के परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग, ये भी प्रोत्साहन के शिक्षिका को प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को इन सब के लिए। लेकिन जो पहला हमारा ऑप्शन है कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल हो। नहीं, बच्चों को ना तो कोई चीज़ हमें रटाना है, ना ही किसी एक चीज़ पर फोर्स करना कि हाँ यही आपको करना, या कुछ भी जो बच्चा करना चाहता है, जैसे करना चाहता है वैसे आपको बच्चे को माहौल उस तरह का जिस माहौल में रहकर वो करना चाहता है उस प्रकार का आपको माहौल बच्चों को देना है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर
सूचना दर्ज करना, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो इसमें भी नहीं पूछा गया है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो पूर्व मतलब जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है उसका नए ज्ञान से जोड़ना, या उसका ये पता करना कि हाँ बच्चे को पहले से ही किसी टॉपिक के बारे में कितना पता, पहला तो ये करना चाहिए शिक्षिका को। ये हमारा सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, ये भी सही है। बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान देना, ये गलत है। आप केवल कुछ ही पक्षों पर, मतलब अब अगर बच्चा लिख रहा है तो केवल आप लिखने पर ध्यान नहीं देंगे, उसका जो मतलब उस जो लिख रहा है उसे कुछ समझ में आ भी रहा है क्या लिख रहा है, या कुछ समझ के लिख रहा है, या बस वैसे ही छाप दे रहा है। हमें बच्चों के सभी पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल कुछ पक्षों पर। तो अगर हम इसमें राइट आंसर देखें, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि पहला ऑप्शन है यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। दूसरा ऑप्शन यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। तीसरा ऑप्शन है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। चौथा ऑप्शन है यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराती है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। ऐसा कुछ नहीं है, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, ये भी हमारा सही नहीं होगा। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते, कोई ज़रूरी थोड़ी कि जो अगर कोई समुदाय बनाया गया तो केवल उसमें मतलब बुजुर्ग ही व्यक्ति हों या समझदार, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं, नॉर्मल है, मतलब औसत वाला औसत बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, बच्चा भी हो सकता है, मतलब कोई बालक हो सकता है, और नवयुवक भी हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी कि कोई समुदाय है तो उसमें केवल बुजुर्ग ही होंगे, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता, तो ये हमारा राइट आंसर होगा कि जो समुदाय होता है सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन बताया गया है। तो क्यों बताया गया है? क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर प्रदान करता है। आगे बढ़ते हम लोग, आशा करते समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2005 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 1:30 मतलब 13:30 है, तो ये दोपहर का कितना बज रहा है? 1:30 बज रहा है। अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 पे त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की औसत चाल क्या थी? हमें ज्ञात करना है, ठीक। इसे और इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं कई बार हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि 1 नंबर आपका यहीं से पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन सीटेट में। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो आप सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो अगस्त का महीना होता है 31 का होता है। तो 30 अगस्त को 1:30 बजे निकला, तो 30 को अभी छोड़ देते हैं हम, 31 का 24 घंटे पूरा ले लेंगे, ठीक। अब 1:30 बजे से आज 1:30 बजे निकला, ठीक। आज 1:30 बजे निकला दोपहर में, और जो 1:30 बजे निकला तो 1:30 12 घंटे ही हो गए। मतलब अगर दोपहर में 1:30 बज रहा तो रात में भी तो 1:30 बजेगा, तो 12 घंटे तो यही हमारे हो गए। तो 12 ये हो गया, और फिर हम 7:30, तो 1:30 के बाद में कितना फिर हमारा आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 घंटे और हम इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि आधा आधा इसमें कट गया। तो एक एक मतलब 1 बज रहे हैं और 7 बज रहे हैं, तो उसमें 6 घंटे का बीच में गैप है ना, तो 6 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 6 2 8, 1 मिनट, ये हमारा हो गया 42 घंटे।
मतलब 18 घंटे ये हो गया, 24 घंटे ये, तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे 42 घंटे। तो जो हमारा कुल चाल है, मतलब जो कुल लगा समय है कितना है, 2268 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा, 42 घंटे का समय लगा। तो कुल समय कितना हमारा 42 घंटे है। ठीक, औसत चाल कितनी है इसकी, वो हमें ज्ञात करनी है। कुल दूरी कितनी है, तो 2268 किलोमीटर है। तो औसत चाल का अगर हम लोग फार्मूला देखें तो होता है दूरी बटा समय। तो दूरी हमारी कितनी है, 2268 किलोमीटर, और कुल समय कितना है, मतलब समय कितना लगा, तो 42 घंटे लगे हैं। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको काटेंगे इससे, तो हमारा आएगा 54 घंटे। ठीक, अगर 42 पंचे हम लेकर जाएंगे तो कितना होगा, ये हमारा हो गया 42 पंचे 210 हो गया, 210 हो गया तो 6, और 168 बचा, तो अगर हम चौके लेकर जाएंगे तो 168 कट जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, औसत चाल इसकी हो गई, ये किलोमीटर प्रति आवर्स आया है। इसका हमारा 54 घंटे आ गया था, लेकिन हमें इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो जो हमारा 54 घंटा है, इसमें हम 5/18 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 18, 18 3 54 हो गया, और 3 5 15 हो गया, मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा आ रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड। अगर हमसे मीटर प्रति सेकंड में दिया गया होता और पूछा गया होता कि इसे आप मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए, तो उसे 18/15 से हमें क्या करना होता, गुणा करना होता, जो भी हमारा समय दिया गया होता टोटल। और लेकिन इसमें मीटर प्रति सेकंड में हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे को, तो क्या करेंगे, 5/18 से हम गुणा करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी मान लीजिए आपने पूरा सॉल्व कर लिया, लेकिन जब आपको यही नहीं पता होता कि जो हमारा मान निकल के आया है कि हाँ जो ट्रेन की चाल है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इतना आप कर लिए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि हमें इसे बदलना कैसे मीटर प्रति सेकंड में, तो आप यहाँ गलत कर देते। भले ही आपका क्वेश्चन आ गया था, लेकिन आपको यही नहीं पता मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलना, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, 1 नंबर चले जाते। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर किलोमीटर में बदलना, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना, तो 18/5 से गुणा करना है। अगर किलोमीटर प्रति सेकंड दिया गया है, बोला गया है मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, तो 5/18 से गुणा करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि गुरप्रीत अब पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गई। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा है गंगा, तीसरा कृष्णा, और चौथा है नर्मदा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जो गंगा नदी है, ये दिल्ली से जो दिल्ली के किस साइड में बहती है, तो दिल्ली के पूर्व साइड में बहती है। ठीक, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी किस कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। कभी गर्म रेगिस्तान पूछ लिया जाता है, तो कभी ठंडा रेगिस्तान पूछ लिया जाता है। तो अगर ठंडा रेगिस्तान की बात करें तो वो लद्दाख है, अगर गर्म रेगिस्तान की बात करें तो जो हमारा मरुस्थल है वो हो जाएगा। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी अपनी मृत्यु के समय हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं, उसी में से इनकी एक कहानी का नाम उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो पूछा गया है कि जब ये कहानियाँ इन्होंने लिखी थी, तो ये मतलब जब इनकी मृत्यु हुई तो ये किस पद पर थे, मतलब क्या थे, एक न्यायाधीश थे या उपराष्ट्रपति थे भारत के, या राष्ट्रपति थे, या प्रधानमंत्री। तो जो अगर हम इनके शासनकाल की बात करें, मतलब इनका जो कार्यकाल था इसकी बात करें, तो 1967 से 1969 तक
चला था, जो कि राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। ठीक, इनकी मृत्यु कब हुई? 1969 में हुई। इनका कार्यकाल कितना था? तो 1967 से 1969 तक था। ठीक, इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में उसी से ठंडा उसी से गर्म नामक पुस्तक लिखी थी। तो भारत के ये कौन थे? राष्ट्रपति थे, और तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे ये। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। घर से संबंधित जो भी प्रश्न होते, मतलब घर से संबंधित जितने भी फैक्ट होते, मैंने पहले ही आप लोगों को फास्ट रिवीजन में करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें वीडियो तो चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवार, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो अगर हम लद्दाख के घर की बात करें, ठीक, अगर हम लद्दाख के घर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर इसकी बात करें कि इसके जो घर, अगर हम यहाँ के घर की विशेषता के बारे में पहले बात करें तो होगा, घरों की जो निचली मंजिल की खिड़की, मतलब जो घर का जो निचला मंजिल होता है उसमें कोई खिड़की नहीं होती है। यहाँ के घर जो होते हैं पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी का इनका फर्श होता है। तो हमारे कौन कौन से राइट आंसर है? निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। ये पेड़ के तनों की लकड़ी से ढालू छतें, बी पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, सी लकड़ी के फर्श, डी बी नहीं होगा। ठीक, ये सी डी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? सी नहीं होगा, ये तो असम का है। पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर घर कहाँ के होते? तो ये असम के होते हैं। तो ये डी, ये डी लकड़ी के फर्श, ई सॉरी ई हम नहीं देखे थे इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये डी ई हमारा राइट आंसर है। तो ये डी ई किसमें? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। पक्षियों से भी जितने महत्वपूर्ण बिंदु मैंने करवा दिए हैं, देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। घोंसलों को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखा और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता और अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देता है। पहला ऑप्शन है कलचिड़ी, बसंत गौरी, शकरखोर और कोयल। तो जो इतना महान काम करने वाली चिड़िया कौन सी है? कोयल है। ये खुद का घोंसला नहीं बनाती है और जब अंडे देती है तो कौवे के घोंसले में जाके दे देती है। कौवा जो होता है उसको सेता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूँ, काली मिर्च, सौंफ और साबूदाना। तो गेहूँ तो बीज है, काली मिर्च भी बीज है, सौंफ जो है सौंफ, रुकिए अभी देखते हैं हम उसको, और फिर हम क्या देखेंगे? साबूदाना। तो इसमें से गेहूँ, काली मिर्च, सौंफ तीनों बीज है, लेकिन जो हमारा साबूदाना है ये क्या है? ये बीज नहीं है। एक साइकस नामक पेड़ होता है, उसके तने से जो मंड प्राप्त होती है, मतलब स्टार्च जो होता है, उसी से ये बनाए जाते हैं साबूदाना। तो साबूदाना किस पौधे से प्राप्त होता है? साइकस नामक पौधे से प्राप्त होता है। और साइकस नामक पौधे से
के किस भाग से, तो तने से जो मंड प्राप्त होता है उसी से ये बनाया जाता है। ठीक। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में से कौन वृक्ष देखे होंगे, मतलब केरल में उसने कौन से वृक्ष देखे होंगे। पहला ऑप्शन है नारियल, दूसरा ऑप्शन है सेब, तीसरा ऑप्शन है लीची, तीसरा ऑप्शन है चीड़। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा नारियल, क्योंकि केरल में जो नारियल के वृक्ष होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये अत्यधिक ऊंचे भी होते हैं, जबकि शिमला में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई कम होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ऊंचे ऊंचे वृक्ष दिखाई दे, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। अब इतने में से हमें ये चूज करना है कि कौन कौन सी ऐसी सब्जी जिसमें बीज होती है। पहला ऑप्शन है टमाटर, इसमें तो होता है, नाशपाती इसमें भी होता है, और चीकू। तो आगे देखते हैं, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, तो इसमें भी भैया होते हैं। चलिए कोई बात नहीं। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, नाशपाती और चीकू, तो बीज वाले जो बीज वाले हैं उन्हें हमें देखना है। तो टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इनमें क्या होता है, बीज होते हैं। ठीक, बीज वाले सब्जी हैं। टमाटर में भी बीज पाई जाती है, नाशपाती में भी बीज होता है, चीकू में भी होता है, भिंडी में भी होता है और करेले में भी होता है। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सब हो गया, इसी में आ गए सारे। चलिए कोई बात नहीं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकी ऑप्शंस में भी तो यही है, लेकिन जिन जिन में बीज हो, अब देखिए टमाटर, नाशपाती और चीकू इसमें भी बीज होते हैं, लेकिन अब यहाँ आप तीसरा ऑप्शन, अगर तीसरे ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर सारे एक ही ऑप्शन में दे दिए गए हैं, तो हमें सारे लगाने की क्या ज़रूरत है। जिस ऑप्शन में पूरे दिए गए हम उसी को चूज कर लेंगे। ठीक, तो पहला ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? आ रहा हो तो बताइए। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, वह क्या कहलाती हैं। यहाँ से भी मैंने पढ़ा लिया है, जैसे कलमकारी हो गया, पोचमपल्ली हो गया और मधुबनी चित्रकला हो गई। तो इन सबको हमने मोटे मोटे मतलब फास्ट रिवीजन के तौर पर देखा है। अगर आप लोग देखना चाहते हो या रिवीजन करना चाहते हो तो 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट ऐसे ही वीडियो हैं सारी। देखना चाहती हूँ जब भी टाइम मिले, रात में आप जब लेटें या दोपहर में जब ना मन हो पढ़ने का, या ऐसा टाइम आ जाता है कि दिमाग जो थक जाता है, चाहे जो हम पढ़ें याद ही नहीं रहता, तो हम फास्ट रिवीजन के तौर पर उसे देख सकते हो आप। ठीक। तो आंध्र प्रदेश में किस प्रकार की साड़ियाँ जो हैं वो फेमस हैं, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली और काजीवरम, कलमकारी और चंदेरी, कलमकारी और कंथा। ठीक। तो इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। वैसे भी आप लोग कमेंट करते ही नहीं है तो बताना क्या, लेकिन अगर कोई करना चाहे या आंसर देना चाहे तो कमेंट करके बता सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हम। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है। जहाँ पर पानी रुकेगा, इकट्ठा होगा, वहाँ पर मच्छर जो होंगे पैदा होंगे, मतलब जो मच्छर होते हैं अपना जो अंडा है वो गंदे पानी में ही देते हैं। तो भाई मच्छर से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, मलेरिया, पोलियो, चेचक, निमोनिया। तो ये जो तीनों हैं, ये तो बैक्टीरिया से होने वाले हैं, वायरल से होने वाले ये सब हैं, लेकिन जो मलेरिया रोग है ये किससे होता है, मच्छर के काटने से होता है, वो भी किस मच्छर से, मादा एनोफिलीज से होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ ही उपलब्ध नहीं। तो इसका जो हमारा सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कि बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा होती है वो गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है।
जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता करती हैं। तो इसमें कहा गया है जड़ों की विशेषता नहीं है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें नहीं पूछा गया है, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन के चक्कर में क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, नहीं पूछा गया है। ठीक, तो जो बरगद की विशेषता है वो कौन सी नहीं है, बताइए ज़रा जल्दी से आप लोग। नहीं पूछा गया, नहीं भाई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जड़ें जो होती हैं ये भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, तो भोजन कहाँ से मिलता है? तो भोजन जो होता है वो पत्तियाँ बनाने का काम करती हैं। फोटोसिंथेसिस जब होता है तो पत्तियाँ ही तो भोजन बनाती हैं। तो जड़ क्या करेंगे भोजन बना के, बताइए आप लोग। वो तो सहारा देती हैं, शाखाओं से लटकती हैं, और ज़मीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भोजन का भंडारण नहीं करते हैं। एक नवयुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, क्या होगी? ठीक, पहला ऑप्शन है कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। शिक्षार्थियों के लिए पाठानुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना। ये निगेटिव वर्ड है, कट्टा मारो इसको। शिक्षार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना। पहले से पाठ योजना तैयार करना। अब सबसे पहली जो प्राथमिकता, अगर आप किसी क्लास में एक शिक्षक के रूप में जा रहे हैं तो क्या है आपकी? शिक्षार्थियों का समाज संस्कृति प्रोफाइल विवरण तैयार करना, मतलब ये जानना कि जो कक्षा है उसमें अलग अलग संस्कृति तथा समाज के क्षेत्र बच्चे होंगे, तो उनकी पहचान कर ली जाए। तत्पश्चात उन्हीं के अनुकूल शिक्षा दी जाए। मतलब कौन सा बच्चा कहाँ से आ रहा है, उसकी भाषा क्या है, जब हम जाने रहेंगे तभी तो उसी के अनुसार हम पढ़ा पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं है, हम कुछ और गा रहे हैं, बच्चा कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा, तो कैसे पढ़ाएंगे? तो यही कहा गया है इसमें। अगर कोई अध्यापक जो है उस पहली बार क्लास में जा रहा है तो उसकी जो प्राथमिकता होगी ये होगी कि वो बच्चे की जो संस्कृति है, समाज है, उसके बारे में जान ले। उसके बाद ही क्या करे, वो बच्चे को पढ़ाए, जिससे वो अनुकूलित शिक्षा दे पाएगा, ताकि बच्चों के अध्ययन में किसी प्रकार का रुकावट ना हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। ठीक, तो इसमें पहले क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां क्या करती हैं? बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण करती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करती हैं, विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रतिभाशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण करती हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ई, ऑप्शन नंबर ये बी और डी हो जाएगा। देखिए ये क्या दिया है कि जो बच्चा जिस प्रवेश से है उसका पूर्ण रूप, मतलब बच्चा कोई भी बच्चा है, तो अगर हम उसे किसी कहानी या चित्र के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वो अपने परिवेश से रिलेट कर पाएगी कि हाँ हमारे यहाँ इस तरह का पेड़ है, हमारे यहाँ भी जो बगल में तालाब है, इतनी सारी मछलियाँ हैं, कूदती हैं, ऐसा वैसा ये पाया जाता है। ठीक, और फिर जो उसका संदर्भित अधिगम परिवेश है वो क्या होगा? मतलब जो अपने परिवेश से सीखेगा, जो पहले जो अपने परिवेश का जो चित्र देखता है तो क्या करेगा, उससे रिलेट करेगा और उसके बारे में सीखेगा। अगर हम डी ऑप्शन देखें, सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का पोषण करती है, तो इससे भी क्या होगा, बच्चा जो होगा क्रिएटिव हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा, मतलब ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। और जब आप ही खुद ही जानने, सोचिए कि जब आपको कोई चीज़, जैसे कुछ थोड़ा बहुत पता हो या आपने कहीं देखा हो कोई चीज़, अगर उसी चीज़ के बारे में कोई बता रहा है या कुछ दिखा रहा है तो ज़्यादा
एक्टिव हो जाते हो आप ना कि हाँ हाँ ये मैंने तो यहाँ देखा था, मेरे यहाँ तुरंत रिलेट करने लग जाते हो। तो जो बच्चा है ज़्यादा मतलब सीखने के लिए ज़्यादा वो रहता है, उत्सुक रहता है, या कुछ ज़्यादा ही मतलब जैसे बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी बातों को मतलब कैच कर लेते हैं, कोई बात होती है तो उसे तुरंत सीख जाते हैं। तो वही बताया गया, अगर बच्चा पहले से किसी चीज़ के बारे में जानता है, उसे देख रखा है, अगर आप उसी के बारे में बताएंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, क्रिएटिव हो जाएगा, ठीक, सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा, ये बी और डी हमारा राइट आंसर है। कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? संदर्भ पुस्तकें, पोस्टर, समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाचार पत्र। क्वेश्चन क्या है? कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समाचार पत्र। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ईंधन संरक्षण जो प्रकरण है, इसके लिए जो हमारा उपयुक्त साधन है ये समाचार पत्र बताया जा रहा है। भाई क्यों बताया जा रहा है? तो जो समाचार पत्र होती हैं उसमें तात्कालिक मतलब जो तुरंत हुई हमारी परिस्थितियाँ होती हैं एवं उनके लिए जो मतलब कार्य विवरण दिया जाता है, या जो भी मतलब हल या मतलब जैसे कोई घटना बताई गई और उसका निवारण भी बताया गया, तो इन सब से क्या होता है कि बच्चा जो होता है वास्तविक ज्ञान की क्षमता कर पाता है। मतलब बच्चों में वास्तविक ज्ञान की क्षमता का विकास होता है। इस शायद समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? चलिए दोबारा बता देते हैं, ठीक। ये जो ईंधन संरक्षण प्रकरण है, इससे क्या होता है कि मतलब ईंधन संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए जो सबसे उपयुक्त सामग्री है कौन सा है? तो हमारा समाचार पत्र। क्यों है? क्योंकि समाचार पत्रों में जो हमारी तात्कालिक मतलब तुरंत हुई जो परिस्थितियाँ होती हैं उनके लिए जो कार्यों का विवरण दिया होता है, जिस कारण बच्चों में और अधिक वास्तविकता ज्ञान की क्षमता का विकास होता है। मतलब बच्चा जो होता है और अच्छे से किसी वास्तविक चीज़ से जुड़ पाता है, ठीक। तो यही इसीलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संदर्भ पुस्तकें, बच्चा बहुत सारे पुस्तकें हैं, पढ़कर क्या करेगा? पोस्टर, इससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पाठ्य पुस्तक तो है ही है सिलेबस में। कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को डॉट डॉट कहा जा सकता है। पोर्टफोलियो, परियोजना कार्य, घटना वृत्तांत अभिलेख और तथ्य कार्य। तो जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो हो जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो में ही जो कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट, सत्र, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इसी के अंतर्गत रखी जाती हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम के अनुभव का वर्णन करते हैं। इससे में शामिल करने का क्या कारण हो सकता है? पहला, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये बी और सी हो जाएगा। जो यह घटना क्या करती है, जैसे अंतरिक्ष में जो व्यक्ति होते हैं किस प्रकार रहते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इन सब के बारे में जानने का मौका मिलता है। और हम ये भी जान पाते हैं कि जो भौतिक स्थिति होती है वो किस प्रकार होती है। और जो घटना मतलब ये जो दिया गया है स्त्री पुरुष रूढ़िवादिता, तो इससे भी हमें रूढ़िवादिता मतलब जैसे ये कहा जाता ना कि केवल बड़े बड़े काम जो होते हैं वो पुरुष ही कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, महिलाएं भी कर सकती हैं और बहुत सारी ऊंचाइयों को छुई हैं। तो इसीलिए इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी सही माना जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये बी और सी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपन किया जाता है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। बढ़िया है। प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। शिक्षार्थियों का चिंतन जो होता है सीमित किया जा सकता है। जो शिक्षार्थियों का चिंतन उसे सीमित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीपित किया जा सकता है। प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों कम, सबसे कम प्राथमिकता वाला ऑप्शन है? क्योंकि बच्चे का जो चिंतन उसे आप सीमित नहीं कर सकते हैं। मतलब हाँ, तुम केवल 2 मिनट मतलब ये जो एक काम है इसी पर चिंतन कर सकते हैं और बाकी पे नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। तो सबसे जो कम वाला ऑप्शन दिया गया है तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप उसे ये नहीं कर सकते, आप 5 मिनट केवल चिंतन कर सकते हैं या 10 मिनट चिंतन कर सकते हैं, उससे लिमिट नहीं है उसकी कोई। किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को क्या चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। उनके अंकों के अनुसार समूह बनाना नहीं, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से शिक्षार्थी हों। सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। तो हमारा जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। बताओ भाई, कोई यह सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के जो समूह हैं वो अलग अलग हो। मतलब कि जो लड़की है वो लड़के के समूह में नहीं जा सकती भाई, नहीं कुछ कांड हो जाए, और लड़का है वो भी नहीं जा सकता है, दोनों को अलग अलग रखें। फिर दूसरा ऑप्शन है कि उन्हें अंक के अनुसार, जैसे अगर राजू का 5 नंबर आया है, महेश का भी 5 है, तो उसे एक समूह में कर दीजिए, दोनों का 5-5 नंबर है। इस प्रकार केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक समूह में बहुत से विद्यार्थी हों। अब मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, आपने 25-25 बच्चे का समूह बनाया, तो झों उसी में मतलब कि वो सही नहीं रहेगा। छोटा छोटा समूह होना चाहिए, जैसे 5 से 6 बच्चे हों एक समूह में, इस प्रकार हमारे समूह होने चाहिए। अगला ऑप्शन है कि सभी प्रतिभागियों को सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करना। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक, इसमें विशेषता नहीं पूछा गया, तो आप लोग नहीं पर ज़रूर ध्यान दिया करें, क्योंकि नहीं ना पढ़ने की वजह से गलत हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? सी, क्योंकि परिभाषा और इन सब पर हमें ध्यान नहीं देना। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तप्रक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषयानुसार उपागम। बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना नहीं, यहाँ भी है बच्चा, ध्यान रखिएगा सब लोग। हस्तप्रक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, विषयानुसार उपागम। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है वो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराने पर जोर नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ नहीं पूछा गया है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किस कौशलों के विकास की आवश्यकता है? स्थानों की अपेक्षा स्थिति की समझ, स्थानों की अपेक्षा दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल या पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बी और सी, स्थानों की अपेक्षा स्थिति की समझ, ये भी सही है। स्थानों की अपेक्षा दूरी और दिशाओं की समझ, सही है। प्रतीकों और स्केल या पैमाने की समझ, ठीक। तो अगर हम मानचित्र बना रहे हैं तो सबसे पहले जो इसमें स्थान की अपेक्षा स्थिति की समझ होनी चाहिए, जरूरी है भाई। स्थानों की अपेक्षा दूरी और दिशा का ज्ञान होना चाहिए, ये भी। स्केल और प्रतीक या पैमाने की समझ होनी चाहिए, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। हमारी क्लास जो है सही लग रही होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही होगी। तो एक क्वेश्चन तो आप लोगों को कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, जो कि आंध्र प्रदेश की साड़ी है तो कौन सी है, कलाकार के बारे में पूछा गया। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिए आप लोग। अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण कैसे कौशलों का विकास करना, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो इसमें नहीं पूछा गया है, दोबारा पढ़ लेते हैं। रटकर, ये तो भैया सबसे पहले ही पकड़ गया, क्योंकि हमें रटाना नहीं है बच्चे को, ना ही किसी एक ही चीज़ पर बल देना है, ना ही ठप्पा मारना है। भैया तुम बहुत कमज़ोर हो, तुमको ठप्पा दिया जा रहा है कमज़ोरी का, ठीक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि अभी देखिए हम केवल रट कर देखिए और तुरंत पकड़ लिए कि ये तो निगेटिव वर्ड है, तो नहीं पूछा गया तो यही हो जाएगा। निगेटिव वर्ड आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक, कि कौन कौन से, जैसे किसी एक ही चीज़ पे बल दिया जा रहा, अवश्य या केवल दिया गया हो, या अवश्य दिया गया हो, या बच्चे को क्लास से बाहर करने की बात कही गई, या पीटने की बात कही गई हो, रट के याद कराने की बात कही गई, व्याख्या दी गई हो, या मतलब बच्चे को पढ़ाया जा रहा हो, मतलब केवल रीडिंग कराने की बात की जा रही हो, तो ये सब हमारे निगेटिव वर्ड, हमें इन सब से दूर रहना है। जैसे छात्र मतलब कोई भी किसी प्रकार की शिक्षा हो तो बाल केंद्रित होगी हमेशा। अगर पुस्तक केंद्रित दिया गया हो या शिक्षार्थी केंद्रित दिया गया हो तो ये निगेटिव वर्ड है, इसे भी ध्यान रखना आप लोगों को। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग कहें तो लाइव क्लास भी चल सकती है, कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट हो लाइव लिया जाए, जब भी आप लोगों को टाइम मिले, मतलब जब भी टाइम हो, जितने बजे का, क्योंकि आप अलग से भी पढ़ रहे होंगे, तो जब टाइम हो आप लोगों को तब आप उस टाइम मतलब बता दें कितने बजे हमेशा में रहता है, हम लाइव क्लास ले सकते हैं। तो मैं उसी टाइम आप लोगों की लाइव प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी, क्योंकि लाइव प्रैक्टिस सेट करने से क्या होता है कि जो चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हैं मुझे पता चल जाता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते हैं, तो उससे थोड़ा और अच्छा रहता है और अच्छा लगता है हमें भी लाइव पढ़ाना और पढ़ना दोनों। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो क्वेश्चन दिए हैं उससे भी आप लोग बताइएगा कमेंट करके। आज की हमारी जो क्लास थी यहीं तक थी, आशा करती हूँ अच्छा लगा। बाय बाय।